हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि दुनिया में कितने देश हैं। अब देखिए, इतना आसान अगर इसका जवाब होता तो शायद एक लाइन में दे दिया जाता। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको अलग अलग जगह अलग अलग आंसर्स मिले। तो ऐसा क्यों है? तो आज हम कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं, आखिर देशों के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला देश होता है सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री यानी संप्रभु देश, एक ऐसा देश जो आजाद है, अपने निर्णय लेने के लिए आजाद है, उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस वो दूसरे देशों से, दूसरे सॉवरेन कंट्रीज से बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से ट्रीटीज कर सकता है। ये सॉवरेन कंट्री होता है। तो बाकी कंट्रीज कौन से हुए? जो सॉवरेन नहीं है। अब जो सॉवरेन नहीं है यानी कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे मुल्क के अंडर है। जैसे भारत है, भारत आज की तारीख में एक सॉवरेन कंट्री है, लेकिन क्या हमेशा से यह सॉवरेन था? नहीं। 1947 से पहले हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, यानी हम एक संप्रभु देश नहीं थे, हम किसी के अंडर आते थे। तो अब बात करें ऐसी कंट्रीज की जो संप्रभु नहीं है, तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास सेल्फ गवर्नेंस है, यानी वो अपने देश के अंदर निर्णय ले सकता है। अब उसको डिग्री चेंज हो सकती है कि वो कितनी आजादी है उनको, किस हद तक वो अपने निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कुछ आजादी है। लेकिन ओवर एंड ऑल वो एक बड़े देश के अंडर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा हो सकता है जिसको यूनाइटेड नेशंस कहता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी एक ऐसा देश, एक ऐसा मुल्क जो एक दूसरे मुल्क के अंडर है और उसके पास खुद के निर्णय लेने की इजाजत नहीं है। तो पहला हो गया सॉवरेन। नॉन सॉवरेन में दो हो गए। एक वो डिपेंडेंसीज, यानी जो अपने खुद के कुछ निर्णय ले सकते हैं। वो अब वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकता है किसी को ज्यादा अधिकार हो, किसी को कम अधिकार हो, तो पर उसमें नहीं जाएंगे। दूसरा नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी वो देश जिनके पास ऐसा बहुत ही कम अधिकार है खुद के निर्णय लेने का, वो किसी बड़े कंट्री के अंदर ही चलेंगे। लेकिन एक चौथा कैटेगरी भी आ सकता है, अनइनहेबिटेड टेरिटरीज, यानी वो क्षेत्र जहां कोई रहता नहीं है। जब हम बात करते हैं ऐसी जगहों की जहां पे कोई रहता नहीं है, तो अंटार्कटिका हमारे मन में आता है। अंटार्कटिका हम जानते हैं बर्फ से घिरा एक प्रदेश है। लेकिन सर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7 ऐसे देश हैं जो उसके अलग अलग हिस्सों पे अपना कब्जा दर्शाते हैं, या अलग अलग हिस्सों पे वो कहते हैं कि हाँ भैया ये हमारी टेरिटरी है। ये 7 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। तो वहां पे अगर पॉपुलेशन ही नहीं है तो क्या इसको मुल्क माना जाए या नहीं माना जाए? तो जाहिर सी बात है, शायद इसको मुल्क तो नहीं मान सकते। तो आगे चलता है। तो अब सवाल ये आता है कि दुनिया में देश कितने हैं। इस सवाल का जवाब देने के लायक कौन है? तो पहला इंस्टीट्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है वो यूनाइटेड नेशंस है। तो एक बड़ा सवाल आता है, यूनाइटेड नेशंस से ही हम सवाल क्यों पूछें? यूनाइटेड नेशंस की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ये जानना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया क्यों गया था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं। 1914 से 1919 पहला विश्व युद्ध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देशों के बीच आपस में मनमुटाव थे, बहुत सारी तकलीफें थी जो युद्ध के माध्यम से उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी। 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक चीज समझ में आई कि यार दोबारा विश्व युद्ध ना हो जाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तो एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो पूरी दुनिया में थोड़ा अमन शांति, चैन का माहौल क्रिएट कर पाए, देशों को आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस करके एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, जिसका काम था सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। लेकिन हम जानते हैं 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध हो गया। यानी कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशंस इतना पावरफुल नहीं था, इतना सक्षम नहीं था कि वो वर्ल्ड वॉर को रोक पाए। तो अब क्या करें? तो लीग ऑफ नेशंस को बंद किया गया और उसकी जगह आया है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का जो बेसिक पर्पस है वो है तीसरे विश्व युद्ध को रोकना या पूरी दुनिया में अमन शांति कायम रखना। और इसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी दुनिया में जितने राष्ट्र हैं सबसे ज्यादा इसके मेंबर हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स कौन बन सकते हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर केवल सॉवरेन कंट्री बन सकते हैं, यानी संप्रभु देश बन सकते हैं। ऐसे देश जो किसी और के अंडर हैं वो उसको अपना मेंबर नहीं बनाता। यानी वो कहता है भाई हमारा बेसिक पर्पस है दुनिया में शांति कायम करना, साथ में एक पर्पस और है, डीकोलोनाइजेशन। ऐसा कोई भी मुल्क जो किसी और मुल्क के अंडर है उसको आजाद कराना भी हमारा पर्पस है। तो उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है ऐसे देशों की जो अभी भी किसी के अंडर है और जहां सेल्फ रूल नहीं है। ऐसे 17 देश हैं आज की तारीख में। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, 5 ऐसे मुल्क हैं जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा तब बने थे जब वो सोवेरेन नहीं थे। ये 5 देश हैं: बेलारूस, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, फिलीपींस और हमारा अपना मुल्क हिंदुस्तान, इंडिया।
आगे चलता है। तो अगर हम ये सवाल यूनाइटेड नेशन से पूछें कि दुनिया में कितने देश हैं, तो वो कहेगा 195। अब ये 195 का आंकड़ा कैसे आया, इसको समझते हैं। इनमें से 193 तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, 193 देश तो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, तो जाहिर सी बात है वो कहेगा हाँ भैया ये तो है ही कंट्रीज। दो देश कौन से बचे? एक बचा वेटिकन, जिसको होली सी कहते हैं, और दूसरा फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन। वेटिकन और फिलिस्तीन बेसिकली ऑब्जर्वर कंट्री हैं। अब ये ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा मुल्क जो मेंबर तो नहीं है, जो वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी बाकी कार्यकलाप हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के, वो उसमें हिस्सा ले सकता है। अब सवाल आता है कि ये पूरे मेंबर्स क्यों नहीं बने? वेटिकन जब चाहता है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो खुद नहीं बनना चाहता। ठीक है। फिलिस्तीन, अब आप तो जानते हैं फिलिस्तीन और इसराइल का बहुत बड़ा विवाद है। वो विवाद इतना बड़ा है कि शायद उसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो हम उस विवाद में तो भी नहीं जाएंगे, लेकिन विवाद है ये हम जानते हैं। तो फिलिस्तीन बहुत टाइम तक यूनाइटेड नेशंस के पीछे था कि हमें मान्यता मिलनी चाहिए। तो जब वोटिंग हुई कि फिलिस्तीन को हम अपना मेंबर बनाएं या नहीं बनाएं, तो 193 कंट्रीज भाई वोटिंग करने वाले हैं। उनमें से 138 ने फिलिस्तीन के समर्थन में वोट डाला। 9 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट डाला, और 41 ऐसे देश थे जिन्होंने वोट डालने से इनकार कर दिया, बोला नहीं साहब, ना हम इधर डालेंगे ना हम उधर डालेंगे, तो आपको हमारा साइड ही पता नहीं चलेगा। एनी हाउ, क्योंकि मेजोरिटी फिलिस्तीन के साथ थी, तो फिलिस्तीन 2012 में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया। तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आज की तारीख में दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, 193 जो उसके मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, आगे चलते हैं। तो फिलिस्तीन मेंबर तो बन चुका है, लेकिन कई बड़े मुल्क जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा अभी भी उसको मान्यता देने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ यूनाइटेड नेशन से सवाल पूछना जरूरी नहीं है। क्या हम अपने खुद के मुल्क, क्या हम हिंदुस्तान से सवाल नहीं पूछ सकते कि दुनिया में कितने देश हैं? तो हमारा जवाब भी आएगा 195। यूनाइटेड नेशन जिन जिनको कंट्रीज मानता है, इंडिया भी उन देशों को ही कंट्री मानता है। आगे चलता है। तो आपने सर्बिया का नाम सुना होगा। सर्बिया एक मुल्क है, सर्बिया एक देश है। 2008 में उसका एक हिस्सा अलग हो गया, जिसको हम कोसोवो बोलते हैं। तो जब से कोसोवो अलग मुल्क बना, तब से वो मान्यता प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के चक्कर काट रहा है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि 193 में से 97 देशों ने कोसोवो को मान्यता दे दी है। अमेरिका उनमें से एक है। तो अगर यही सवाल हम अमेरिका से पूछें कि बताइए साहब दुनिया में कितने मुल्क हैं, तो वो भी कहेगा 195। अंतर क्या है? वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता, लेकिन कोसोवो को देता है। यूनाइटेड नेशंस और इंडिया फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, लेकिन कोसोवो को मान्यता नहीं देते। तो आंसर भले ही एक आ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो देश हैं वो शायद अलग हो रहे हैं। आगे चलता है। ताइवान। अब ताइवान की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ताइवान और चाइना, आपने देखा हो कभी मैप देखिए आप, तो आपको पता चलेगा आसपास के देश हैं। ताइवान का एक्चुअल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सर, जब यूनाइटेड नेशंस बना था तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक ताइवान था, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका फाउंडिंग मेंबर था। उस जमाने में चाइना में जिनकी सरकार थी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, उनका नाम था कुओमिंगटैंग। लेकिन सर धीरे से वहां गृह युद्ध शुरू हो गया, तो कुओमिंगटैंग और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में ये गृह युद्ध चला, और धीरे से कम्युनिस्ट पार्टी ये युद्ध 1949 में जीत गई, और उन्होंने कुओमिंगटैंग को भगा दिया और ले दे के ताइवान जिस क्षेत्र में आज बचा है, वो भाग के वहां पहुंचे और ले दे के वो क्षेत्र उनके कब्जे में बचा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर तो ताइवान वाले लोग थे और वही कहते थे भाई हमें चाइना। तो 1971 तक वो चाइना को रिप्रेजेंट करते रहे, वो कहते रहे वो हिस्सा भी हमारा है। अच्छा, इधर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो कह रहा भैया तुम तो जरा से हो, बड़े तो हम हैं और तुम भी हमारे ही हो, तो हम है एक्चुअल चाइना। तो दोनों के बीच में ये लड़ाई चलती रही। दोनों रिप्रेजेंटेशन का मौका चाहते थे यूनाइटेड नेशंस में। ताइवान कहता था मैं हूं एक्चुअल चाइना, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता था मैं हूं एक्चुअल चाइना। 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने निर्णय लिया और ताइवान को भगा दिया गया, ताइवान को लात मार दी गई, और उसकी जगह पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक्चुअल चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बहुत बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, और ताइवान एक बहुत ही छोटे क्षेत्र को। तो इस व्यक्ति को पूरे बड़े चाइना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता। अच्छा, एक ऑफर दिया गया कि क्यों ना दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए, लेकिन
वहां चलती है वन चाइना पॉलिसी। ताइवान कहता है नहीं सर ये तो कोई बड़ा देश थोड़ी है, तो हम ही है, और चाइना भी कहता है ये ताइवान कोई देश थोड़ी है, तो हम ही है। तो दोनों ही दूसरे व्यक्ति को लेजिटिमेसी देने को तैयार नहीं है। वन चाइना पॉलिसी के चलते दोनों देश एक दूसरे को मान्यता देने को तैयार नहीं है। और क्योंकि आज की हालत में हम जानते हैं चाइना का वर्चस्व इतना ज्यादा है कि वो कहीं पे भी ताइवान को खड़े होने नहीं देता। ताइवान उस देश से संबंध नहीं रख सकता जिससे चाइना के डिप्लोमेटिक संबंध हैं। ये चाइना की पॉलिसी है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में उसके बावजूद 15 देश ऐसे हैं, 14 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर और एक वेटिकन सिटी, जो ताइवान को मान्यता देते हैं। और ये वो 15 मुल्क हैं जो चाइना को मान्यता नहीं देते। बाकी सारे मुल्कों का किससे रिलेशनशिप है? चाइना से रिलेशनशिप है। इंडिया भी चाइना को मान्यता देता है, ताइवान को हम ऑफिशियल मान्यता नहीं देते, लेकिन अनऑफिशियल हमारे संबंध ताइवान से भी हैं। आगे चलते हैं। वेस्टर्न सहारा। देखिए, वेस्टर्न सहारा पे स्पेन का कब्जा था एक जमाने में, तब उसको स्पेनिश सहारा कहा जाता था। 1975 में यूनाइटेड नेशंस के दबाव में आके, जो डिकोलोनाइजेशन का दबाव था, उसने इस क्षेत्र को छोड़ा। और जब इसने इस क्षेत्र को छोड़ा तो आसपास के 2 मुल्क हैं उनके हाथों में छोड़ के गया, बोला ये तुम्हारा है भैया। ये 2 मुल्क थे मोरिटानिया और मोरक्को। दोनों ही चाहते थे कि भाई ये जो वेस्टर्न सहारा ये उनके कब्जे में रहे। दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट थी। अचानक से एक तीसरा आदमी खड़ा हो गया जिसका नाम था पोलिसारियो फ्रंट। तो पोलिसारियो फ्रंट ने कहा कि भैया ये देश ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, एक आजाद मुल्क है। और उसने दोनों से युद्ध करने की शुरुआत करी। युद्ध चलता रहा। कुछ दिनों बाद मोरिटानिया ने इस युद्ध से पीछे हाथ कर लिए और कहने लगे ठीक है साहब, हमको नहीं चाहिए, तुम लोग झगड़ लो। तो मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच आज भी यह प्रॉब्लम है। दोनों कहते हैं कि वेस्टर्न सहारा हमारा है। आज की तारीख में वेस्टर्न सहारा के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जिसपे मोरक्को का कब्जा है और एक हिस्सा जिसपे पोलिसारियो फ्रंट का कब्जा है। और दोनों यूनाइटेड नेशन से कहते हैं कि भाई हमें मान्यता देनी चाहिए आपको, ये देश हमारा है। पोलिसारियो फ्रंट को 88 कंट्रीज ने मान्यता दी थी, लेकिन उनमें से 44 ने या तो फ्रीज कर दिया, वापस ले ली। आगे चलता है। तो सर आपने 3 शब्द सुने होंगे, इंग्लैंड भी सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन भी सुना होगा, और आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। तो सवाल ये है, क्या ये तीनों एक ही हैं? क्या ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं या ये कुछ अलग हैं? तो सर ये थोड़े से अलग हैं। जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो ये 4 देशों को मिलकर बना है, और ये 4 मुल्क हैं इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन जब बात होती है ग्रेट ब्रिटेन की, तो नॉर्दर्न आयरलैंड हट जाता है। यानी ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, और इंग्लैंड का मतलब तो इंग्लैंड ही है। तो अगेन ये सवाल आता है, आप उसको एक मुल्क मानते हैं, 3 मुल्क मानते हैं, 4 मुल्क मानते हैं? ये आप पे निर्भर करता है। आगे चलता है। तो आप देखते जा रहे हैं कि ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि कितने देश हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि किसी देश को किसी ने मान्यता दी है, किसी देश को किसी ने मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा ये तो हमने ऐसे देशों की बात की जो अपने आप को सोवरेन बोलते हैं। ताइवान अपने आप को सोवरेन बोलता है, वेस्टर्न सहारा अपने आप को सोवरेन बोलता है, कोसोवो अपने आप को सोवरेन बोलता है। लेकिन सर इसके अलावा ये तो सोवरेन कंट्रीज हो गए। अब बचे कौन से? डिपेंडेंसीज, ऐसे मुल्क जिन पे दूसरों के कब्जे हैं। अब हम उनकी बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि डीकोलोनाइजेशन यहां भी करना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन मुल्कों की जो सोवरेन नहीं है और किसी न किसी दूसरे देश के कब्जे में है। शुरुआत करेंगे उन देशों की जो न्यूजीलैंड के पास है। तो न्यूजीलैंड के पास 4 टेरिटरीज हैं। इनमें से 2 टेरिटरीज, कुक आइलैंड और न्यू, ये दोनों सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं। यानी ये ऐसे मुल्क हैं जिनके पास खुद के निर्णय लेने का अधिकार है। ये दूसरे देशों से ट्रीटीज कर सकते हैं। इवन कुछ यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन से, यूनेस्को वगैरह, उसकी ऑलरेडी मेंबर भी हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सॉवरेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डिफेंस और इनका फॉरेन रिलेशंस न्यूजीलैंड संभालता है। क्योंकि शायद इतने छोटे देश हैं कि अपना डिफेंस नहीं संभाल पाए, उनके पास इतना अच्छा रिसोर्स नहीं है कि अपना फॉरेन रिलेशंस देख पाए, तो ये न्यूजीलैंड को दे रखा है। अच्छा, ये न्यूजीलैंड को अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, जब ये न्यूजीलैंड से कहेंगे तभी न्यूजीलैंड आके काम कर पाएगा। अच्छा, ये दोनों देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशंस की मान्यता चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध करता है न्यूजीलैंड। वो कहता है नहीं, इस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप बाय डिफॉल्ट मिलती है। अगर ये अपनी खुद की आइडेंटिटी चाहते हैं तो पहले उनको हमारी सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। तीसरा मुल्क जो न्यूजीलैंड के पास है उसका नाम है टोकेलाव। अब टोकेलाव को पूरी तरीके से न्यूजीलैंड चलाता है। यानी ये यूनाइटेड नेशंस की उस लिस्ट का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो अब आप कहेंगे अरे यार ये तो गलत हो रहा है टोकेलाव वाले लोगों के साथ।
प्रॉब्लम ये है सर कि टोकेलाव की कुल जनसंख्या 1,500 है। अब 1,500 की जनसंख्या के साथ कौन सा देश, कौन सा मुल्क खुद को सोवरेन कर सकता है, ये सोचने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ। चौथा देश, रॉस डिपेंडेंसी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अंटार्कटिका में आता है, जिसपे न्यूजीलैंड कहता है कि भाई ये हमारा मुल्क है, ये हमारा क्षेत्र है। लेकिन अगेन अंटार्कटिका पे तो 7 लोगों ने अपना अपना दावा ठोका हुआ है। लेकिन इसको हम मुल्क क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ की कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। आगे चलते हैं। अब बात की जाए चाइना की, तो सर ताइवान की तो ऑलरेडी बात हो चुकी, तो ताइवान की तो दोबारा बात नहीं करेंगे। तो चाइना की 2 डिपेंडेंसीज हैं, एक का नाम है हांगकांग और एक का नाम है मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन सेल्फ गवर्नेंस है। चाहे हम हांगकांग की बात करें चाहे मकाऊ की, उनके पास अपने निर्णय लेने की काफी ज्यादा क्षमता है, यानी उनके पास सेल्फ गवर्नेंस है। यानी ये पूरी तरीके से नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज नहीं है, ये सेल्फ गवर्निंग है, यानी इनके पास अपने अधिकार है। फिर भी इनको चाइना का हिस्सा माना जाता है और इनको चाइना कहता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। आगे चलता है। बात की जाए डेनमार्क की, तो 2 टेरिटरीज ऐसी हैं जो डेनमार्क के पास है, जिनमें से पहली बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जी हाँ साहब, ग्रीनलैंड कोई अलग मुल्क नहीं है, ये डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है। ये एक डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? डेनमार्क के ऊपर। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है अगर हम कॉन्टिनेंट्स को इंक्लूड ना करें तो, और इसका क्षेत्रफल डेनमार्क से कई गुना ज्यादा है, उसके बावजूद ये इसके नीचे आता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप सोचें कि कई ऐसे मुल्क हैं जो चाहे तो सोवेरेनिटी हासिल कर सकते हैं, डीकोलोनाइजेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको एक चीज समझ में आती है कि अकेले रह के शायद हम उतना प्रॉस्परस काम नहीं कर पाएंगे जितना किसी बड़े मुल्क के अंडर में कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो मुल्क हमारे साथ इतनी ज्यादा अत्याचार नहीं कर रहा है, या शायद अत्याचार कर ही नहीं रहा है। तो ग्रीनलैंड एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो खुद की सेल्फ गवर्निंग है, अपने अधिकार नियम चलाता है, कुछ चीजों के लिए डेनमार्क के ऊपर आधारित है, आश्रित है। दूसरी टेरिटरी जो डेनमार्क की है वो है फोरे आइलैंड, और फोरे आइलैंड के साथ भी सेम चीज है, वो सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, जिसके लिए जो अपने निर्णय खुद ले सकता है। आगे चलता है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की तो भाई अतिशोक्ति अलंकार में बात होगी, 17 टेरिटरीज हैं उसके पास। 17 टेरिटरीज में से 10 टेरिटरीज ऐसी हैं जो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज की कैटेगरी में आती है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस कहता है यार इन क्षेत्रों के पास खुद का सेल्फ गवर्नेंस नहीं है, जबकि असलियत यह है इन 10 की 10 टेरिटरीज के पास खुद का सेल्फ गवर्नेंस है, यानी ये डिस्प्यूट है। ब्रिटेन कहता है भाई इन सबको हमने अधिकार दे रखे हैं, ये अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कहता है नहीं 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 सर, वो अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करिए, इनको छोड़िए। तो ठीक है, हम उस डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। हाँ, 2-3 की बात जरूर करेंगे हम यूनाइटेड नेशंस की। पहली बात करेंगे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, यहाँ पे खुद की कोई पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ के जो नेटिव्स थे उनको एक जमाने में भगा दिया गया मालदीव्स, और यहाँ सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका की आर्मी रहती है। और जैसा कि नाम है इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये इंडियन ओशन में एक द्वीप है जहाँ पे इनके 2,500 लोग रहते हैं। और क्योंकि यहाँ की खुद की कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है तो इसका मुल्क नहीं मानेंगे। पिटक्रेन आइलैंड। पिटक्रेन आइलैंड की कुल आबादी है 50 लोग और 4 फैमिलीज। क्या इसको हम एक आजाद मुल्क बना सकते हैं? क्या एक सॉवरेन कंट्री बन सकता है? तो जवाब आप भी जानते हैं, नहीं बन सकता। तो यूनाइटेड नेशन शायद इसके लिए प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि भाई आप इसको एक मुल्क बना देंगे तो ये चलेगा कैसे? तो किसी ना किसी के अंडर रहना जरूरी है। तो ब्रिटेन के अंडर रहने में इनको कोई तकलीफ नहीं है। जिब्राल्टर करके एक इनका आइलैंड है जिसपे स्पेन भी अपना दावा ठोकता है। एक दूसरा आइलैंड है इनका फाल्कलैंड आइलैंड, जिसपे अर्जेंटीना अपना दावा रखता है। इन दोनों देशों में रेफरेंडम करवाया गया था। इन दोनों देशों के लोगों से पूछा गया था कि आप आजादी चाहते हैं, दोनों ने मना कर दिया। तो कुल मिला के जो 17 टेरिटरीज हैं ब्रिटेन की, उनमें से 10 हैं जो आती हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज में, 4 आती हैं सेल्फ गवर्नेंस में, और 3 टेरिटरीज ऐसी हैं जो या तो मिलिट्री बेसेस हैं या जहां पे कोई रहता नहीं है, जिसमें इनका अंटार्कटिका का क्लेम है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, 15 जगहों पे इनके कब्जे हैं। ब्यूटीफुल बात यह है कि इनमें से 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई रहता नहीं है, अनइनहेबिटेटेड प्लेसेस हैं। यहाँ पे भी 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे रेफरेंडम कराया गया, जब वहां के लोगों से पूछा गया कि भैया आज़ादी चाहिए, तो उन्होंने क्या चाहिए, बोला नहीं चाहिए आज़ादी, डीकोलोनाइजेशन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये दोनों मुल्क अगेन यूनाइटेड नेशंस की उस लिस्ट का हिस्सा है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस आज़ादी देना चाहता है, लेकिन लोगों को चाहिए नहीं सर।
आगे चलते हैं। फ्रांस। फ्रांस का 8 क्षेत्रों पे कब्जा है, जिनमें से 4 सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, 2 नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं और 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई नहीं रहता। अंत में, सबसे अंत में बात करेंगे नीदरलैंड की। नीदरलैंड के पास 3 टेरिटरीज हैं और तीनों के तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई नहीं रहता। तो लंबा चौड़ा वीडियो हमने किया। सवाल था कि दुनिया में कितने देश हैं। अगर हम हर डिस्प्यूट को हटा दें, हर उस देश को मान्यता दे दे जो कहता है हाँ मैं एक मुल्क हूं, हर अनइनहेबिटेड एरिया को भी एक मुल्क मान लें, भले ही वहां कोई नहीं रह रहा है, भले ही अंटार्कटिका को भी हम 7 देशों के हिसाब से 7 देशों में मान लें, तो 249 कंट्रीज होती हैं। लेकिन सर हम जानते हैं इन 249 कंट्रीज में से 19 कंट्रीज सॉवरेन नहीं है लेकिन सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन है। 17 देश ऐसे हैं जो सॉवरेन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं है, और 16 जगह ऐसी हैं जहां कोई रहता नहीं है। तो इन 16 मुल्कों को हटाना शायद जरूरी है। तो 249 माइनस 16, 233 कंट्रीज। अगेन हो सकता है कोई इस बात से सहमत ना हो, क्योंकि इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्णय करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि ये सवाल पूछा किससे जा रहा है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।